गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पास्ट टेंस के तीसरे स्टेप पर हम चलते हैं, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी टेंस के वाक्य का अनुवाद करते समय हमें सबसे पहले उसकी पहचान के बारे में जानना आवश्यक होता है। अगर हम इसकी पहचान के बारे में अगर हम बात करें तो इस टेंस की पहचान क्या होती है। इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस में कभी कभी दो दो वाक्य साथ साथ आते हैं। तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम कब करते, कैसे करते हैं? ऐसे वाक्य का अनुवाद करते समय जो वाक्य बाद में लिखा गया हो उसका अनुवाद हम पहले करेंगे, और जो वाक्य पहले लिखा गया है उसका अनुवाद बाद में करेंगे। अब किस टेंस में करेंगे? बाद वाले वाक्य का अनुवाद पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो पहले आया है उस वाक्य का अनुवाद बाद में और पास्ट टेंस में करेंगे, माने सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ये होता है नियम। अब नियम क्या होता है इसका, कैसे अनुवाद करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 मींस सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। यही होता है इस टेंस के वाक्य का अनुवाद करने का नियम। तो आइए हम कुछ एग्जांपल के साथ हम इसको देखते हैं। पहले हम आपको सिंगल सेंटेंस बताएंगे कि कभी कभी सिंगल भी आता है और कभी कभी दो दो वाक्य साथ साथ आता है। तो पहले मैं आपको सिंगल वाक्य में बताता हूं, आती है देखते हैं। जैसे सीता अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो लास्ट में चुकी थी आया है। तो हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट सीता प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, सीता हैड। अब समाप्त करना मतलब फिनिश, FINISHED, फिनिश्ड। अपना गृह कार्य क्या करेंगे? हर अपना होमवर्क। सीता हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। इस प्रकार से हम एक सिंगल सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। आगे हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। वह एक किताब खरीद चुका था। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह है। अब क्या लगाएंगे वह के लिए? ही प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, ही हैड प्लस खरीदना बाई बॉट BOUGHT, बॉट अ बुक, एक किताब, अ बुक। ये होता है। इस प्रकार से हम जब सिंगल अकेला वाक्य रहता है तो उसका अनुवाद हम इस तरह से करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी इस वाक्य में दो दो वाक्य साथ साथ आते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल में बोल करके बताता हूं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। सूर्य के निकलने से पहले मैं स्नान कर चुका था। राम के वापस आने से पहले रावण सीता जी का अपहरण कर चुका था। आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुके थे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था।
तो ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं जो कि साथ साथ आते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया भी कि इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो बाद में जो वाक्य लिखा गया होता है हिंदी में, उसका अनुवाद हम पहले कर देंगे, और किस टेंस में, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो वाक्य पहले लिखा गया है उसका अनुवाद हम बाद में करेंगे, और किस टेंस में, वह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और दोनों वाक्य के बीच में हम अगर पहले शब्द आया है उसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए, सूर्य के निकलने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले मैं अपने घर पहुंच चुका था। सूर्य के निकलने से पहले मैं अपने घर पहुंच चुका था। अब ध्यान रखिएगा, इसमें दो वाक्य साथ आया है, सूर्य का निकलना और मेरा अपने घर पहुंचना, ये दो वाक्य हैं। तो इस ऐसे वाक्य का अनुवाद करते समय इस वाक्य का अनुवाद हम यहां पहले करेंगे, और उसके लिए हम इस नियम का फॉलो करेंगे, इस नियम को। फिर जो वाक्य पहले लिखा गया है, सूर्य के निकलना, इसका अनुवाद हम बाद में करेंगे। और कैसे, इस नियम को फॉलो करके, ये नियम। और दोनों के बीच में हम कनेक्टिव वर्ड या कंजंक्शन बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम करते हैं। मैं अपने घर पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड माई हाउस। बीच में हम बिफोर का प्रयोग करो, बिफोर। अब सूर्य का निकलना, इसका अनुवाद करेंगे, बिफोर द सन रोज। राइज मीन्स निकलना, राइज का सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसमें हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, राइज, रोज, रिजन, ये होता है। तो यहां पर हम रोज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार का यह वाक्य होता है, इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। दूसरा देखो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो क्या करेंगे, पहले किसका अनुवाद करेंगे, रोगी मर चुका था। पहले लगा दो इधर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये हुआ, इस तरह से है हम अनुवाद करते हैं। समझ में आया? एक वाक्य और देखिए, माली को बगीचे में आने से पहले
कलियां खिल चुकी थी, खिल चुकी थी। यह है। अब इसमें देखते हैं, चलो तो माली को बगीचे में आने से पहले कलियां खिल चुकी थी, तो क्या करोगे, पहले कलियां खिल चुकी थी। अब कलियां की इंग्लिश क्या होती है, बड, BUD, बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स होता है कलियां। खिलना BLOOM। ब्लूम, ब्लूम माने होता है खिलना। ये देखिए, अब यहां क्या करेंगे, कलियां खिल चुकी थी तो लगाएंगे द बर्ड्स हैड ब्लूम्ड, थर्ड फॉर्म ब्लूम्ड बिफोर द गार्डनर केम। टू द गार्डन। यह है, इस प्रकार का वाक्य हम ऐसे अनुवाद करते हैं। ये आपका रहा बिफोर का प्रयोग। लेकिन कभी कभी वाक्य में बाद या पश्चात आता है, तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब दिए हुए वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो, तो उसका अनुवाद करते समय जो हम अनुवाद करते हैं, यह वाला नियम हम पहले वाले वाक्य के साथ में करेंगे, और यह वाला नियम हम जो है बाद वाले वाक्य साथ में करेंगे। अभी तक आपको मैंने ये बताया कि जब किसी वाक्य में पहले शब्द आता है तो उसका अनुवाद कैसे किया जाता है, आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद कभी कभी वाक्य में पश्चात या बाद आता है। अगर ऐसे वाक्य आते हैं तब हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे, ये देखिए, इसके लिए मैंने रूल आपको लिखा है। यदि दिए हुए वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद करते समय बाद में आगे वाक्य का अनुवाद पहले और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, और पहले आए हुए वाक्य का अनुवाद बाद में और पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। जैसे इसका नियम क्या होता है, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सूर्य के अस्त होने के बाद कार्य पूरा किए। सूर्य के अस्त होने के बाद वे अपना कार्य पूरा किए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, वे अपना कार्य पूरा किए थे, तो क्या करेंगे, दे कंप्लीटेड, दे कंप्लीटेड देयर वर्क। अब बीच में आफ्टर का प्रयोग कीजिए, आफ्टर। अब इसका सूर्य के अस्त होने के बाद यहां क्या करेंगे, आफ्टर द सन हैड सेट। सेट 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 तीनों एक ही फॉर्म होता है। इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। पुलिस के आने के बाद चोर वहां से भागे।
अब पहले क्या करेंगे, चोर वहां से भागे, इसका अनुवाद पहले करेंगे द थीफ, द थीव्स, भागना, फ्ली माने होते हैं भागना, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, फ्लेड फ्रॉम देयर आफ्टर द पोलिश आफ्टर द पोलिस हैड कम। ये वाक्य है, इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, आफ्टर और बिफोर का प्रयोग। इस प्रकार से हम कोई भी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित उसका हम हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको अगले स्टेप पर ले चलते हैं, वो है निगेटिव सेंटेंस। आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। आगे हम आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं आता है तो ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव शब्द कहते हैं, नेगेटिव वाक्य कहते हैं। अब इसके लिए नियम क्या होता है, ऐसे वाक्य का अनुवाद करते हैं हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा प्लस बिफोर सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ऐसे वाक्य जिसमें पहले शब्द आया हो, बिफोर का प्रयोग जिसमें करते हैं। आइए इसका एग्जांपल पहले हम आपको बताते हैं। मुख्य अतिथि के आने से पहले प्रधानाचार्य झंडा नहीं फहरा चुके थे। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस है ये। ऐसे वाक्य का अनुवाद करते समय ये प्रथम नियम को हम फॉलो करेंगे, पहले नियम को हम फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट, ये पहले हम इसका अनुवाद करेंगे, इस पार्ट का अनुवाद करेंगे। पहले क्या करेंगे, द प्रिंसिपल हैड नॉट। अब झंडा फहराने की क्या होती है, वॉइस्ड होता है, HOIST, वॉइस्ड। अब यहां वॉइस्टेड लगा देंगे, वॉइस्टेड द फ्लैग। अब यहां पर बिफोर का प्रयोग कर लीजिए, बिफोर। अब मुख्य अतिथि क्या होगा, द चीफ गेस्ट, अब यहां पर हम हेड का, बिफोर द चीफ गेस्ट केम, ये हो गया। इस प्रकार के वाक्य का अनुवाद हम इस तरह से करते हैं। दूसरा देखिए, धोबी के आने से पहले वह अपने कपड़े नहीं धो चुकी थी। यह है आपका वाक्य। पहले क्या करेंगे, वह अपने कपड़े नहीं धो चुकी थी, इसका अनुवाद हम पहले करेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो क्या करेंगे, शी हैड नॉट वॉश्ड हर क्लॉथ्स बिफोर, यहां पर करेंगे प्रयोग बिफोर। अब धोबी के आना क्या होगा, बिफोर द वॉशरमैन
केम, ये हुआ आपका वाक्य जो जिसमें बिफोर शब्द आता है। आइए इसी तरह से हम आपको जो है दूसरे वाक्य का अनुवाद बताते हैं जिसमें आफ्टर बाद या पश्चात शब्द आता है, उसका अनुवाद हम करते हैं। सीमा के घर पहुंचने के बाद वर्षा नहीं हुई। ये वाक्य है, सीमा के घर पहुंचने के बाद वर्षा नहीं हुई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वर्षा नहीं हुई, इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, इट डिड नॉट। अब रेन फर्स्ट फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म, देख फर्स्ट फॉर्म रेन, यूज हियर आफ्टर, आफ्टर सीमा had reached the house। ये हो गया। इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। लड़कों के कमरे में पहुंचने के बाद अध्यापक पेपर बांटे, पेपर नहीं बांटे। ये वाक्य है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अध्यापक पेपर नहीं बांटे, इसका अनुवाद पहले करेंगे। तो लिख लेते हैं, द टीचर डिड नॉट, बांटना डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट द पेपर आफ्टर, आफ्टर अब इधर शुरू करेंगे, आफ्टर द बॉयज रीच्ड, the boys had reached the room। ये रहा वाक्य का अनुवाद। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। इसके बाद हम आपको अगले स्टेप पर ले चलते हैं, इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव का अनुवाद हम कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहले यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा डब्ल्यू यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम एक एक करके हम उसके बारे में विथ एग्जांपल बताते हैं। चलिए हम आपको अब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ हम ले चलते हैं। देखिए क्या होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य पहले आता है तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य पहले आता है तो उसका अनुवाद करते समय सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ हैड का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि वाक्य नकारात्मक हो, प्लस V3 मींस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा प्लस बिफोर, प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। यह है बिफोर वाला वाक्य। उसी तरह से जब आफ्टर वाला वाक्य आता है तब क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम हेल्पिंग ऑफ डिड का प्रयोग करेंगे। यहां पर हैड का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि उसके स्थान पर हम डिड का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। इसके बाद आफ्टर का प्रयोग करेंगे।
और तुरंत यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट का प्रयोग प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, यानी यहाँ पर हम V3 का मतलब मुख्य मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। आइए हम इनसे संबंधित हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या ग्वाले के आने से पहले गाय दूध नहीं दे चुकी थी? क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे? क्या ग्वाले के आने से पहले गाय दूध नहीं दे चुकी थी, अर्थात क्या किसके लिए प्रयोग होगा? क्या गाय दूध नहीं दे चुकी थी ग्वाले के आने से पहले? तो हम क्या करेंगे? पहले वाला वाक्य, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? हाइड का प्रयोग पहले करेंगे। हाइड द काउ नॉट गिवन मिल्क बिफोर। अब ग्वाला का इंग्लिश क्या होती है? मिल्क मैन। बिफोर द मिल्क मैन केम? क्वेश्चन मार्क। हैड द काउ नॉट गिवन मिल्क बिफोर द मिल्क मैन केम? ये वाक्य इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। आगे एक वाक्य और हम देखते हैं। क्या मेरे पूजा करने से पहले भगवान प्रसन्न नहीं हो चुके थे? आइए देखते हैं। क्या मेरे पूजा करने से पहले भगवान प्रसन्न नहीं हो चुके थे? आप क्या करेंगे? सबसे पहले देख लो, क्या भगवान नहीं प्रसन्न हो चुके थे? ये अनुवाद पहले हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हैड गॉड नॉट become happy before I worshipped। अंत में क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य हुआ है आपका। इस तरह से हम बिफोर वाले वाक्य का अनुवाद करते हैं। आगे हम आपको दूसरे नियम का एग्जांपल बताते हैं, जिस वाक्य में आफ्टर का प्रयोग किया गया हो। तो उसको हम कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। क्या राम के अयोध्या वापस आने के बाद दशरथ की मृत्यु हुई? क्या राम के अयोध्या आने के बाद दशरथ की मृत्यु हुई? तो सबसे पहले क्या करेंगे? दशरथ की मृत्यु हुई, सबसे पहले हम इसका अनुवाद करेंगे पास्ट इंडिफिनिट। तो डिड दशरथ डाई? आफ्टर यूज करो।
आफ्टर राम हैड रिटर्न्ड अयोध्या, क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य है, इस प्रकार से अनुवाद हम करते हैं। एक और देखिए, क्या मारीच को मारने के बाद राम पंचवटी आए? यह है, क्या मारीच को मारने के बाद राम पंचवटी आए? अब क्या करेंगे आगे? डिड राम कम टू पंचवटी? डिड राम कम टू पंचवटी आफ्टर he had killed मारीच? क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य है, इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। आगे हम आपको WH क्वेश्चन के बारे में आपको हम बताते हैं। यानी जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, किसका, किस लिए, अगर ये सारे प्रश्न वाक्य के बीच में आते हैं तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? आइए, यह है अनुवाद करने का नियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ वाक्य, इफ द सेंटेंस इज इन नेगेटिव, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एंड एट लास्ट देयर विल बी यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, सीता के घर जाने से पहले वह अपनी किताब क्यों बेच चुका था? ये देखिए वाक्य है, सीता के घर जाने से पहले वह अपनी किताब क्यों बेच चुका था। पहले क्या करेंगे, क्यों वह अपनी किताब क्यों बेच चुका था, पहले यहां पर हम लगाएंगे। तो बीच में आए पर WH वर्ड, वो WH वर्ड क्या है, क्यों, वाई हाइड ही, सेल मीन्स होता है बेचना, सेल सोल्ड हिज बुक बिफोर सीता वेंट टू हाउस, क्वेश्चन मार्क। ये हुआ, इस प्रकार से हम वाक्य का अनुवाद करते हैं। मोहन के पत्र भेजने से पहले उसके पिताजी बॉम्बे से कैसे आ चुके थे? यह है वाक्य।
मोहन के पत्र भेजने से पहले उसके पिताजी बॉम्बे से कैसे आ चुके थे? आते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले उसके पिताजी बॉम्बे से कैसे आ चुके थे, इसका अनुवाद हम पहले करेंगे। इसके पहले जो हम क्या करेंगे, WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। कैसे, कैसे मीन्स इंग्लिश हाउ। हाउ हैड हिज फादर कम फ्रॉम मुंबई। मुंबई बिफोर का प्रयोग कीजिए। बिफोर मोहन सेंट द लेटर, क्वेश्चन मार्क। यह हुआ है आपका अनुवाद। इसी तरह से हम अनुवाद करते हैं जिस वाक्य में बिफोर शब्द आता है, ऐसे वाक्य का अनुवाद करते हैं हम इस प्रकार के नियम को फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, इसी प्रकार का नियम हम प्रयोग करेंगे। आइए हम दो वाक्य, हम जब वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आता है तब हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे। आइए दो वाक्य हम उससे भी देखते हैं। हाँ, क्या होगा? इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, यस नो टाइप क्वेश्चन में केवल थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, केवल WH वर्ड का प्रयोग हम सबसे पहले कर लेंगे, इसके बाद शेष नियम पहले जैसा ही रहेगा। तो आते हैं हम कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। किसान के खेत जोतने से पहले कब वर्षा कब हो चुकी थी? वर्षा कब हो चुकी थी? यह है किसान के खेत जोतने के बाद वर्षा कब हुई। अब क्या करेंगे, वर्षा कब हुई की का अनुवाद हम पहले करेंगे। तो क्या होगा, कब लगा दो यहां पर। When did it rain? वर्षा कब हुई? After the farmer had plowed the field। ये वाक्य का अनुवाद होता है। इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। एक वाक्य और देख लीजिए। तुम्हारे स्कूल पहुंचने के बाद तुम्हारी किताब किसने चुराई। अब देखिए, तुम्हारे स्कूल पहुंचने के बाद तुम्हारी किताब किसी ने चुराई। पहले क्या करेंगे, तुम्हारी किताब किसी ने चुराई, इसका अनुवाद पहले करेंगे। Who stole your book after आप तुम्हारे स्कूल पहुंचना, after you had reached the school, क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य है। इस प्रकार से आपका यह पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण हुआ। इसके बाद हम आपको होमवर्क प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको समय समय पर इस अंग्रेजी से संबंधित
आपको वीडियो उपलब्ध हो सके और आप अपने ज्ञान को उससे जो है आप ज्ञान को अपने इनहांस कर सके, बढ़ा सके। आइए हम आपको गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य करके अपना जो है अपने को अनुमान लगाइए कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। यह है आपके होमवर्क। आप इस होमवर्क को करके अपने को गेस लगाइएगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपने कितना सीखा, और अपना कमेंट हमारे मैसेज बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा, अवश्य ही भेजिएगा, और अपना आंसर भी जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, और ताकि आपको मैं भी समझूं कितना आया। फिर आपको कोई किसी प्रकार का अगर इंस्ट्रक्शन हो या सुधार की आवश्यकता हो तो मैं आपको दे सकूं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।